तो आपको ये क्लियर है कि एनडीए में कितने पेपर्स थे? तो 2 पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2, है ना? पेपर 1 में हमने बात करी थी क्या-क्या थे? तो ये थे मैथ्स, जो आपका नियरली 300 मार्क्स का था। पेपर 2 आपका ओवरऑल 600 मार्क्स का है, जो अगेन 2 पार्ट में स्प्लिट है। एक पार्ट आपका था क्या? इंग्लिश का सेक्शन, और एक पार्ट टोटल आपका ऐसा जीके और आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स मिला करके था। तो इसे हम कह देते हैं जनरल, मान लो जनरल एबिलिटी या जनरल असेसमेंट का पेपर मान लेते हैं। अब ये जो है हमारा इंग्लिश हमारा 200 मार्क्स का है और ये हमारा 400 मार्क्स का है। यानी इस पूरे पेपर में देखो तो सबसे ज़्यादा वेटेज इस सेक्शन की होती है, सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल वेटेज होती है, उसके बाद से बाकी हम लेते चलते हैं। जो मैथमेटिक्स होगा उसमें हर सही आंसर पे आपको 2.5 मार्क्स है और गलत पे 0.83 है ना? यानी कि नियरली 1/3 का यहाँ पे है। जैसे अगर राइट क्वेश्चन पे +3 होता है और रॉन्ग पे -1 होता है, तो इन्होंने उसी रेशियो में से डिवाइड करा है। दूसरा, जो आपका सेकंड पेपर है उसमें हर राइट क्वेश्चन पे 4 नंबर है और रॉन्ग पे 1.33 है। ये अगेन 1/3 का रेशियो लेकर के चल रहे हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अच्छी खासी है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग को हम ये मानते हैं कि अगर आपको गेस करना हो तो गेस कर लो और टिक लगा के चले जाओ, लेकिन 1/3 अगर नेगेटिव हो तो ये एक बड़ा नेगेटिव मानते हैं हम, यानी अगर आप ज़्यादा श्योर हो तभी उसको टिक करो, वरना आगे टिक करने की जरूरत है नहीं, है ना? एनडीए सिलेबस में जो पहला पेपर है अब उसके बारे में बात करते हैं, हमारा मैथमेटिक्स का है। एनडीए सिलेबस में मैथमेटिक्स में हम सब टॉपिक्स स्पेसिफिकली देखते हुए चलेंगे। रीज़न क्या होगा कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके अलावा हम और कुछ पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज़ पढ़ने की ज़रूरत है हमें। तो पहला आपका आएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा आएगा। अलजेब्रा में कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो आपने सेट्स पढ़े होंगे, 12th और 11th दोनों में रहा है। वेन डायग्राम उसमें था, उसमें अलग-अलग तरह के लॉज़ वगैरह थे, कार्टेशियन और ये सारे लॉज़ थे। ये पहली चीज़ है। दूसरा, रियल नंबर आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का आपका है। मॉड्यूलस, क्यूब रूट्स, कन्वर्जन ऑफ अ नंबर इन बाइनरी एंड डेसिमल्स, वाइस वर्सा। आपने एपीजीपी का चैप्टर ये पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 11th का है। आपने अगेन 11th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने अगेन 12th में पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटी। परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपने 11th में पढ़ा होगा। बिनोमियल थ्योरम एंड लॉगरिथम, ये आपने बायनोमियल थ्योरम और लॉगरिथम आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो 11th क्लास का एक मेजर रोल आपको देखने को मिलता है किसमें? आपको अलजेब्रा के सेक्शन में देखने को मिलता है। बात करते हैं अब कैलकुलस की। कैलकुलस ओवरऑल आपने 12th क्लास में देखा, सारा ही सारा पोर्शन कैलकुलस का 12th में ही था, जिसमें इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट्स थे, है ना? अगला मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, आपने इसे 12th में पढ़ रखा है, ये सेक्शन आता है। इसमें कौन कौन से स्पेसिफिकली आते हैं वो यहाँ दिया हुआ है, जिसमें हमारे लिए एक नया आएगा रूल, वो होगा क्रैमर्स रूल, और इसमें हम कुछ ना कुछ अपना मेथड देखते हुए चलेंगे, लॉजिक देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हम क्विक, क्योंकि देखो दिस ऑल पेपर इज अबाउट योर स्पीड। आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, है ना? क्योंकि आपको जनरल क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको किसी ना किसी तरीके से कर लोगे, लेकिन स्पीड आपके फास्ट होनी चाहिए, तो इस पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बनेगा। अच्छा, अगला आया इंटीग्रल कैलकुलस, है ना? इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपने अपने 12th क्लास के सेकंड बुक में आपने देखा होगा, इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर है इंटीग्रेशन का, जिसमें आ जाता है एरिया अंडर द कर्व आ जाता था, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपने दूसरा चैप्टर देखा था 12th में। उसके बाद से सेकंड बुक में, और उसके बाद से थर्ड आपने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो उनको मिला करके ये सेक्शन भी आपके एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद से हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं। आपने 11th में भी पढ़ा और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आपने 12th में भी पढ़ी है। हालांकि इन्होंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस, हाँ, हालांकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फ्रैक्शन भी अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी है आपके सिलेबस में। यानी 11th और 12th दोनों को मिला करके हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने की जरूरत है। अगला वेक्टर अलजेब्रा, आपने इसे 12th क्लास में आपने पढ़ा है, ये 12th क्लास का था। इसमें आपने देखा था कि जैसे स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते थे, इन दोनों के हम ना प्रोडक्ट्स वगैरह निकालते थे, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखने वाले हैं। अगला एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डिमेंशंस, है ना? एनालिटिकल ज्योमेट्री को हम देखने वाले हैं, जो जैसे कार्टेशियन हो गया, या फिर आप इसे बेसिकली मान सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके मेजर पोर्शन आपका क्लास आपके 11th में था, थोड़ा सा स्टार्टिंग का 9-10th में भी रहा है, लेकिन वो बहुत ही बेस्ट था। लेकिन जो 11th में जितना दी हुई है आपके कुछ ही पन्नों में, 20-30 पन्नों में करके खत्म एनसीईआरटी में कर दी गई है, ऐसा है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही बड़ा सेक्शन लेता है, जिसमें कई सारे और मेजर टॉपिक्स होते हैं,
जैसे जनरली डिवाइड करें तो सर्कल हो जाता है, उसमें आपका पैराबोला आ जाता है, एलिप्स, हाइपरबोला आ जाता है ना। तो इस तरह के इनके कई सारे और रूल्स होते हैं, किस तरह के रूल्स वो फॉलो करते हैं, सेंटर कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए इसमें मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस होता है, बट इसको सॉल्व करना ऑप्शंस के मेथड से बड़ा आसान होता है। यानी अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाना है, तब तो बड़ा टफ होगा, उतना भी टफ नहीं होगा लेकिन टाइम टेकन होगा। लेकिन अगर आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो सडन आप ऑप्शंस को चेक करके इसके आंसर निकाल सकते हो। हम ओवरऑल सीरीज में अपने ये सारी चीज़ें भी देखा करेंगे कि किस तरीके से हम ऑप्शन चेक मेथड, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी, इफ़ यू आर गेटिंग एनीवेयर दैट वी कैन ओनली पुट द ऑप्शंस इन पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड वी कैन गेट द आंसर, तो वो उसको हम ऑब्वियसली प्रेफर करने वाले हैं ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली कम टाइम लेने वाला है। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है वो दोनों ही क्लास में देखी होगी, 11th और 12th दोनों में देखा होगा। स्टैटिस्टिक्स तो मेजरली आपने 11th और 10th के क्लासेस में देखी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो आपने 11th में भी देखी है, 12th में भी देखी है। 11th में कुछ पीएनसी वगैरह भी यूज था, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी टर्म्स यूज थे, तो वो सारी चीज देखिए, वो भी आपके आने वाले हैं। तो ये आपका इतना पूरा सिलेबस था किसका, ये पूरा सिलेबस था आपका मैथमेटिक्स का। अब इसमें हम देखते हैं कि टॉपिक वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, यानी कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आपका थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। यहाँ पे आता है कैलकुलस का सेक्शन। कैलकुलस का सेक्शन में आप देखो तो ओवरऑल कितने का पेपर था आपका, कितने का था आपका पेपर टोटल, 300। 300 में टोटल आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे किसके, कैलकुलस में। मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन कैलकुलस में मिलेंगे, एक मेजर पोर्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 20 से 15 मिलेंगे, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निभाने वाला है। 20 से 15 क्वेश्चन, ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है ना। कैलकुलस अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है तो कैलकुलस का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा, आपने देखा कि 11th और 12th के दोनों पार्ट में कैलकुलस फैला हुआ है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। उसके साथ हम देखते हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ये आपका अगेन 30 नंबर में आता है। प्रोबेबिलिटी आपका सिर्फ 10 नंबर में आ रहा है। ट्रिगोनोमेट्री आपकी 30 में आ रहा है, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। और उसके बाद से कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन 15 नंबर दे रहा है, यानी कि ये आपको पहले करना चाहिए, है ना। तो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आपका ऑर्डर होना चाहिए पेपर को अप्रोच, यानी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अपने ध्यान लगाओ आप, फिर ध्यान लगाओ अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे, फिर ध्यान लगा दो आप अपने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पे, और फिर उसके बाद से ट्रिगोनोमेट्री पे ध्यान लगाओ, और फिर कैलकुलस पे ध्यान लगाओ, है ना। फिर आपका प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा आप उसे कर सकते हो, ये भी अच्छा खासा चैप्टर है। कैलकुलस में अक्सर हम देखा करेंगे कि हमें, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी, हम ऑप्शन से उसे कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक जनरल सा क्वेश्चन लेते हैं, अगर कहता है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा, और इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए टेन एक्स, बी आपका दे दिया कॉस एक्स, सी आपका दे दिया कि सेक एक्स, और डी आपका दे दिया कि कॉसेक एक्स। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए। मैं एक जनरल सा, मैं जान रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, लेकिन मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको पूरा बड़ा सा भी डिफरेंशिएशन हो सकता था, तो इसकी जगह पे आप इन सभी को जानते हो कि इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करके देखो किसका साइन एक्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप देखते हो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स। तो इस तरह के मेथड को कहते हैं ऑप्शन चेक मेथड, और ये ज्यादा हमें आसानी से देखने को मिलेगा कैलकुलस के पोर्शन में। ये हमने बात कर ली मैथमेटिक्स के सेक्शन की, है ना। अब हम जरा अपने दूसरे पेपर की बात करते हैं, जिसमें हमारा जनरल एबिलिटी की चीज़ें आती हैं। इसमें सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है आपका, थोड़ा बायो का सेक्शन मतलब साइंस का सेक्शन आ जाता है, उसके बाद से हिस्ट्री जियोग्राफी की आ जाती है, करंट अफेयर्स के सेक्शंस आ जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रिसाइजली हमें क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स का आप यहाँ पे देख सकते हो, फिजिक्स में आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आपकी जो आती है वो बेसिक चीज़ें दी गई है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडीज, जो ओम्स लॉ था। तो ओवरऑल ये बेसिक टर्म्स है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डीप की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ओवरऑल आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा देखो डीप में नहीं दे रखा गया है ना। तो ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए, हम इस सिलेबस में पूरे सीरीज में करेंगे। केमिस्ट्री में अगेन बहुत ही ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, मतलब बहुत ही डीप जाकर के नहीं पूछेगा कि, है ना, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये आपका जो बीच में आपका रिएजेंट था, ये इनमें से कौन सा रिएजेंट है, किस कंडीशन पे वर्क करता है, इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछने वाला है, वो ओवरऑल चीज़ें पूछेगा। तो केमिस्ट्री में देखिए बेसिक चीज़ें हैं, मिक्सचर है, कंपाउंड्स है,
लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन है ना। तो बेसिक चीज़ें हैं। जनरल साइंस में एक तरीके से बायो का थोड़ा सेक्शन है, बायो भी डीप में नहीं है बिल्कुल, बैलेंस डाइट क्या होती है, फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं ना, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने क्वेश्चन बना रखा है ना। अब हमारा मेजर सेक्शन आता है हिस्ट्री, जो हमें सबसे ज़्यादा टफ लगता है एक कैंडिडेट को। रीज़न क्या है कि जनरली कैंडिडेट्स 11th 10th तक ही पढ़े होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना। लेकिन अगर 11th में उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स नहीं लिए होते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि 2 साल उनके छूट चुके होते हैं। तो मेजर पोर्शन हमारा यहाँ पे बना हुआ है। हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हिस्ट्री में हमारे पास क्या है, इसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें आपको सबसे पहले बता रखा है कि अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, है ना। तो हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में हम देखने वाले हैं कि इंडियन हिस्ट्री का कैसे रहा। जैसे आपने आर्यन आर्यन इन्वेजन्स के बारे में पढ़ा हुआ होगा, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ होगा, है ना। आपने हमारे कल्चर के बारे में इन द सेंस कि आपने ये पढ़ा होगा कि गुप्ता पीरियड कभी आपने सुना होगा, वो आर्किटेक्चर के लिए फेमस था। फिर आपने सुना होगा कि हमारे अलेक्जेंडर ने अटैक करा था उस समय, फिर यहाँ पे कौन, नंदा डायनेस्टी थी। फिर उसके बाद से आपने सुना होगा कि अशोकाज वगैरह थे। उससे पहले आपने चाणक्य जी का नाम सुना होगा, जिनके जिनके ही गाइडेंस के कारण से हम यहाँ पे, है ना, आ पाया था, एक नया रूल स्टैब्लिश हो पाया था। उनकी उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी फेमस है। तो ये सारी चीज़ों का एक ओवरऑल हम चीज़ों को यहाँ पे उसका जिस्ट जो है वो हम लेने वाले हैं। अगली चीज़ बताता है फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका कंटेन करने वाला है, बहुत ज़्यादा मार्क्स, जिसमें आप देखो कि भाई इंडिया जो है वो कैसे कैसे यहाँ पे डच आए, फिर पोर्टुगीज आए, फिर उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर धीरे धीरे करके वो कन्वर्ट हो गए किसमें, पूरा पावर चला गया आपका, है ना, ब्रिटिशर्स के पास। फिर कैसे कैसे यहाँ पे हुआ चीज़ें, वो सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर पढ़ने वाले हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण से चाइना को देखा गया कि वो बहुत आगे से बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत ही रैपिड ग्रोथ कर पाया। फिर हम रशियन रेवोल्यूशन देखने वाले हैं, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन सुना होगा। रेवोल्यूशंस का ये मदर कहा जाता है, सबसे पहले बर्थ यहाँ से हुआ था रेवोल्यूशंस का। ये हमारा हिस्ट्री के सेक्शंस में है, जिसमें कुछ और चीज़ें हैं कि हमने और देखना है कि एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका हिस्ट्री में डाला है, लेकिन ये पॉलिटी प्लस हिस्ट्री है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री का सेक्शन है आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, ये आपका है कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ये आपका इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी प्लस हिस्ट्री का एक पार्ट है। यानी पहले 5 ईयर प्लान चला चला करते थे, जब से मोदी जी आए प्राइम मिनिस्टर बने तब से हमारा नीति आयोग बन चुका है। तो पहले 5 ईयर प्लान थे, उसमें हम हर 5 साल में कोशिश करते थे कि ये चीज़ अप्रोच करनी है। फिर हम देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज अगेन एक पूरा पूरा पॉलिटी, ये प्योर पॉलिटी का, है ना, सेक्शन है। इसके साथ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जुड़ जाता है। इकोनॉमिक्स जहाँ पैसा आएगा वहाँ इकोनॉमिक्स, जहाँ पॉलिटिक्स मतलब ये आएगा कि कौन नेता बनेगा या ऐसी चीजें आएगी, पॉलिटिक्स। जहाँ पे भी इतिहास की बातें आएगी वो हिस्ट्री हो जाएगा, है ना। और जहाँ पे भी लोकेशन जियोग्राफी की बात आएगी, लोकेशंस कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, वो जियोग्राफी का सेक्शन बन जाएगा। रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, प्रेजेंट वर्ल्ड में इंडिया का क्या रोल है, यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया में पढ़ेंगे कि हमारा भाई इंडिया जो है वो कई लोगों को देख रहे हो मेडिसिन सप्लाई करता है ना। किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उससे इंडिया पे के ऊपर इम्पैक्ट आता है। अभी अभी हम आइनस, हमारे पास विक्रमादित्य है, अगला खरीदने जा रहे हैं आइनस, है ना, विक्रांत है, फिर उसके बाद से विराट आएगा 2030 में। तो इन सबसे इम्पैक्ट क्या होने वाले, ये सारी चीजें हम किसको फोकस करते हुए पढ़ेंगे, तो एग्जैक्टली हम इनको भी फोकस करते हुए पढ़ेंगे कि डिफेंस फील्ड में इन सब पे क्या यूजेस बनने वाले हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पे एक अगला कह रहा है कि नेशनल इंटीग्रेशन और वेलफेयर स्टेट। जैसे आपने देखा कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था उसके बाद भी क्या हुआ था कि कई सारे राज्य अलग अलग टूट रहे थे, जैसे जम्मू कश्मीर स्प्लिट होने वाला था, है ना, हैदराबाद स्प्लिट होने वाला था। तो किस तरीके से, है ना, हमने देखा कि एक साथ यूनिफिकेशन होती है इंडिया का, जिसमें हमने हमें बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिसको आप पीस ऑफ यूनिटी, है ना, एक यूनिटी का एक पूरा स्टैचू बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हम साथ ही साथ हिस्ट्री में देखने वाले हैं। सेक्शन अगला आता है जियोग्राफी का, फिर आएगा करंट अफेयर्स का। जियोग्राफी में देखो क्या है, मैंने बताया जहाँ पे जियो मतलब लोकेशन से रिलेटेड होंगी चीजें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ओशन करंट्स इसमें पहला होगा, और टाइड्स, ये सारा आता है आपके अर्थ और इसके शेप में, है ना, कि अर्थ का कैसा शेप है। फिर हम लैटिट्यूड और ओके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट सेकेंड, ओके, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, तो फिर हम इसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारा, है ना,
जैसे आपने देखा कि कुछ जो अर्थ है वो टिल्टेड है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, उनके कारण से कैसे कैसे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, कोरियोलिस फोर्स और ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं कि कहीं पे आप देखते हो ना कि अलग तरह का क्लाइमेट है, दूसरी जगह अलग तरह का क्लाइमेट है, उसके कारण से कुछ वहाँ पे अलग अलग तरह की वेजिटेशंस होती हैं। आप देखते हो आसाम के एरिया में वहाँ टी वेजिटेशन हो गई, यहाँ पे नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ चावल वगैरह है वो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के एरिया में है वो बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये सारी चीज़ देखेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन देखेंगे, इसके साथ हम देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, है ना, कि किस तरीके से अर्थ मूव करता है और उसके कारण से अलग अलग इफेक्ट्स कैसे कैसे होते हैं। इसमें कई सारी और चीज़ें भी आएंगी, उसको हम देखते हुए साथ ही साथ चलेंगे। अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई और फिर वेदर क्लाइमेट के बारे में हम देखेंगे। जैसे अभी आपने देखा है ना कि टाइफून आ रहा है, फिर उसके बाद से अर्थक्वेक कभी आ रहा है, वोल्केनो इरेप्शन अभी अभी आपने देखा है ना कि कुछ जगह पे हो रही है ना। तो रीजंस कहाँ है, उसको हम पूरा जियो पॉलिटिक्स में भी देखेंगे कि किस जगह पे हो रहा है ना। जैसे कॉन्गो में अभी आपको रिसेंट अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो देखने को मिल रहा होगा कि कॉन्गो में अभी आपका क्या हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो गई गई क्या है, वहाँ पे यूएन पीस ट्रीटी के थ्रू वहाँ पे ऑलरेडी पहले से थी, तो उन लोगों ने हेल्प करा। तो वो बहुत ही एक्टिव वोल्केनो है, अक्सर ही वो एक्टिव होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, जापान में भी कई सारे। तो हम जियो पॉलिटिक्स ओवरऑल वर्ल्ड का लेकर के चलेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। ये आपका आता है जियोग्राफी के सेक्शन में। और लास्ट सेक्शन आपका आता है किसका, करंट अफेयर्स का सेक्शन। करंट अफेयर्स सेक्शन में मैंने आपको बताया सबसे पहली चीजें हैं कुछ, मैं आपको जो चीजें यहाँ कंटेंट पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा मैं आपको गाइड करूंगा, कोशिश रहे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, या फिर आप लाइव मिंट देख लो, है ना, या फिर आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया, है ना, इंडियन एक्सप्रेस, ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, है ना। या फिर इसके साथ साथ एक आता है नेशनल हेराल्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या तो डेक्कन हेराल्ड है या नेशनल हेराल्ड है, तो शायद ये डेक्कन हेराल्ड है। तो डेक्कन हेराल्ड है ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं है। तो ये न्यूज़पेपर है, उसमें से कोई भी एक न्यूज़, सारे को नहीं पढ़ना है, कोई भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो। इसको पढ़ने से तुम्हें फायदा ये होगा, सबसे ज़्यादा ये पढ़ा जाता है, इसमें इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी, आपकी वर्ड पावर वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, और साथ ही साथ आपका नॉलेज स्टार्ट होगा। करंट अफेयर्स में अगला चीज इन्होंने बताया है कि ये तो सेक्शन आ गया, इस सेक्शन को कवर कर लेगा आपका। ये सेक्शन क्या है, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, है ना, बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल इंक्लूड दीज कनेक्टेड विद कल्चरल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। तो कल्चरल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स और उसके अलावा भी जो और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, इन सबको हमें इसमें देखते रहना है, अक्सर ही पूछ देगा, है ना। है ना कि रफल या फिर जो है ना कि अलग, जैसे सेरेना सेरेना विलियम्स है, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया कि किस तरीके से टोटल चीज़ें होने वाली हैं। ये इंग्लिश का थोड़ा सा इन्होंने एक सेग्रीगेशन कर दिया है कि किस सेक्शन के लिए कितना मार्क्स होगा। इंग्लिश में आपका स्पॉटिंग एरर नियरली 20 मार्क्स लेगा, क्योंकि टोटल 200 मार्क्स हैं आपके, 20 मार्क्स का आएगा स्पॉटिंग एरर। कंप्रीहेंशन 24 मार्क्स का, वर्ड सिलेक्शन आएगा 40 मार्क्स का। हम जंबल जंबल पैरा जंबल वर्ड्स देखते हैं, उनका आएगा 36 का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखते हैं कि कोई गलती है या नहीं है, वो देखेंगे। एंटोनिम और सिनोनिम मिला करके करीबन 40 मार्क्स है, यानी टोटल 200 मार्क्स इस तरीके से स्प्लिट हो चुका होगा। जनरल नॉलेज में अगर हम स्प्लिटिंग देखें कि किस तरीके से बनती है, तो वो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारा जो फिजिक्स है वो 92 मार्क्स है, केमिस्ट्री 64 मार्क्स, जनरल साइंस आपका 44, जिसमें हिस्ट्री वगैरह बाकी चीज़ें, सॉरी, जिसमें जनरल वो जो बायो वगैरह की सेक्शंस थी वो आएंगी। हिस्ट्री का आपका, जियोग्राफी का और करंट इवेंट्स, ये एक ही मान के चलो, ये बहुत बड़ा रोल है, 64, 68 और 68, यानी कि नियरली नियरली आप 200 नंबर को मान करके चलो, ये नियरली नियरली 200 मार्क्स अकेला कैरी करता है ना। 200 के आसपास का अकेला मार्क्स ये कैरी कर रहा है, यानी हाफ नंबर तो सिर्फ ये कवर कर रहा है, यानी ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कवर करना है। आपने 11th 12th अच्छी तरीके से अगर पढ़ा होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें जनरल साइंस में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही बेस लेवल की चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा, काफ़ी ही ट्रबलफुल लगेगा। और मैथ का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन के लिए एक बात आपको मैं बता दूं कि जिस लेवल की आप इंग्लिश सोचते हो कि ये हम तो इंग्लिश कर लेंगे जैसा 12th में मिलता है, वैसा बिल्कुल नहीं मिलता। मैं आपको पेपर भी, क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा और आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा एंटोनिम सिनोनिम आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, जिसमें चारों ऑप्शंस आपको लगेंगे बहुत ही प्रिसाइज है। पहले आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा करते थे, उसके चारों ऑप्शन देखते थे, फिर वर्ड्स चूज कर लिया करते थे कि कौन सा वाला सही हो सकता है।
लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही प्रिसाइज ये चारों आंसर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मैच करते होंगे। आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसी में आपको चेक करना होगा। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक सिलेबस का जिस्ट दे दिया कि किस तरीके से कहाँ-कहाँ पे चीज़ें है ना स्प्लिट होती हैं। थोड़ा-सा अगर आप देखें कि कहाँ-कहाँ की बुक ये फॉलो कराना चाहते हैं, तो ये बता रहा है कि मैथमेटिक्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल मेरे तरफ से रिकमेंडेड है कि इसको फॉलो करें, और एनडीए की बुक्स आती हैं उसको आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा आर.एस. अग्रवाल को प्रेफ़र किया जाता है। और आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें आपका प्रेफ़र करते हैं तो ये बिपिन चंद्रा है। बिपिन चंद्रा हिस्ट्री के लिए ये हम पढ़ेंगे, पूरी तरीके से इसे पढ़ेंगे। अगर आप मैं आपको एक वीडियो के साथ सेक्शंस डाल भी दूँगा, उसमें आपको ये पूरा मिल भी जाएगा कि किस तरीके से। मैं आपको वो बुक का एक छोटा-सा दिखा भी देता हूँ अगर आप देख पाओ, है ना? तो ये बिपिन चंद्रा की बुक है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास देखो दोनों नहीं करना है, या स्पेक्ट्रम करो या बिपिन चंद्रा करो, कोई एक चीज़ कर सकते हो, है ना? यहाँ पे क्या है, आप और एसपी बख्शी की बुक बता रहा है जो आपका इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेगा, और मनोरमा मनोरमा आपका एक करंट अफेयर्स की आती है, वो हम तो वो चीज़ें हम यहीं पे कवर कर लिया करेंगे। तो ये ओवरऑल आपको बुक्स और सारी चीज़ों का आइडिया लग गया है कि कहाँ से पढ़ना है। थ्रू आउट चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी कवर कराऊंगा, उससे आपको साथ ही साथ और ज़्यादा हेल्प मिलती रहेगी, है ना? सो ये पूरा सेक्शंस था जो और इम्पोर्टेंट थे। इसके एंड में बस मैं एक क्वेश्चन इसके साथ पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी जीके अच्छी है नहीं, कुछ चीज़ें चेक करनी है, तो मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। आप मुझे कोई 4 कंट्रीज़ का नाम बताएँ, 4 कंट्रीज़ का नाम आप मुझे सेक्शन बिलो लिखें, जो स्टार्ट किससे होती है? तो जो स्टार्ट होती है डी वर्ड से। तो डी वर्ड से स्टार्ट होने वाली आप कोई 4 या 5 कंट्रीज़ का नाम बता दें, 4 भी बता देंगे तो भी अगर आपको 4 कंट्रीज़ आती है, यानी आप समझिए कि आपको ज्योग्राफी या थोड़ा साइंस का सेक्शन ठीक है। अगर ये 4 कंट्रीज़ का नाम आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आप समझो कि थोड़ा-सा भी प्रैक्टिस अपने को अच्छा खासा करना है। ये छोटा-सा इवैल्यूएशन का मेरा तरीका है कि आप इसको आप चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन होंगे, है ना? सो ओवरऑल ये सारी सिलेबस के सेक्शन की सारी चीज़ों को मैंने प्रिसाइजली कवर करने की कोशिश करी है यहाँ पे।